हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज भी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और हमारे घरों में जो करंट आता है वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कैसे प्रोसेस होता है, कहाँ पर जनरेट होता है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इसके बारे में भी बात करेंगे। हम यहाँ पे AC सिग्नल ही क्यों यूज़ करते हैं, DC सिग्नल से क्यों नहीं हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पूरा डिटेल एनालिसिस और नॉलेज के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है ना, वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। इन द सिमिलर वे हमारा जो इंडक्टर होता है ना, वो सडन करंट को अपोज करता है, तुरंत चेंज नहीं होने देता। ये हमें आपको डिटेल पता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइल द इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, उसको जनरेट के लिए मतलब क्या मुझे एक AC करंट की ज़रूरत है कि DC करंट की ज़रूरत है, पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड के पास में दूसरा कॉइल इंडक्टर रख देता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उसके पहले हम बात करते हैं कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है और कहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की, जहाँ से हमारी जो एनर्जी जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू हमारे घरों तक ये इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है दोस्तों। इसको पावर ग्रिड पूरा सिस्टम कहते हैं, ठीक। हमारे पावर प्लांट्स पे क्या होता है कि बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं जो कि रोटेट होते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम वाटर हो गया, गैस हो गए, ठीक है, और कोल हो गए, इन सब का यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पावर प्लांट्स में हमारी जो एनर्जी जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लगभग 11 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो वोल्टेज होता है ना उसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। तो जो इसके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने के बाद लगभग हमें जो रेंज मिलता है 100 किलो वोल्ट से लेकर 700 किलो वोल्ट तक की हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज मिलता है, ठीक है। इतना वोल्टेज इसलिए कि ये डिपेंड करता है कि हमें कितना ट्रांसमिशन डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, हमें कितने दूर तक की एनर्जी सेंड करनी है, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर डिस्टेंसेस कम रहेगा ना तो ये जो वोल्टेज होती है इसकी वोल्टेज कम भी रख सकते हैं, क्योंकि लॉसेस कम होगा। जैसे आपको पता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज डिस्टेंस कवर कम रखते हैं ताकि लॉसेस कम हो, ठीक है। और पास हम सब स्टेशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमारी इतने वोल्ट की एनर्जी जनरेट हुई, इसको हम क्या कहते हैं, बड़े बड़े देखे हो आपकी गांव में, शहरों में बड़े बड़े वो टावर्स लगे होते हैं जिसको ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर के थ्रू आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर फ्लो करते हैं, वहाँ से फिर क्या होता है कि हमारा जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं, जो नेबरहुड स्टेशन होते हैं, वहाँ पर ये इतनी एनर्जी, ठीक है, जाती है। कुछ लॉसेस होने के बाद इतनी एनर्जी जाती है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन को हम पावर क्यों करते हैं, इतना लॉन्ग डिस्टेंस पे इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों लेते हैं, उसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। ये सब स्टेशन जाने के बाद यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो कि स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को, लगभग वो 33 किलो वोल्ट से लेकर 66 किलो वोल्ट तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे गांव में देखोगे छोटे छोटे खंभों पे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि हाई वोल्टेजेस को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घरों में भेजता है, ठीक है। उसके बाद हमारे घरों में मीटर लगा होता है, वो हमें बेसिकली रीड करता है कि कितनी यूनिट हमारी एनर्जी हम कंज्यूम करें, ठीक है। हमारे घरों में जो अप्लाइंसेस वगैरह यूज करें, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो यूज करें, उसके हिसाब से वो एनर्जी में कन्वर्ट करके यूनिट में वो हमारा मीटर यूनिट में बताता है, ठीक है, कितना यूनिट कर चुके। तो बेसिकली ऐसा हम क्यों स्टडी करें, तो हमारा जो ये ट्रांसफार्मर्स यूज हो रहे हैं बीच बीच में ना, ये क्या होता है इसके बारे में ही हम डिटेल में बात करने वाले, ठीक है दोस्तों। अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को ना स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ठीक है। इसका काम यही होता है। आपके सामने दो बाइंडिंग्स दिख रही है, प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, उसके बीच में एक कोर मटेरियल दिख रहा है, ठीक है। और नीचे आपको एक सिंबल दिख रहा है जिसमें दो इंडक्टर प्लेस्ड है, उनके बीच में एक कोर मटेरियल का आपको सिंबल दिख रहा है जो कि बहुत पास में प्लेस्ड है। तो होता क्या है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट AC करंट पीछे से आती है, ठीक है, वो क्या होता है कि इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से प्राइमरी बाइंडिंग में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है।
और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना टोटली डिपेंड होती है कि हमारा एसी करंट का साइज़ क्या है, कितना एम्पलीट्यूड है। अगर जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा ना एसी करंट का उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि नियर बाय में जो भी कंडक्टिंग मटेरियल रखा है, कोई भी कंडक्टिंग वायर रखा तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करने लगता है। यहाँ पे मेरे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो करने लगता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटली जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का गेम होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है उसको प्राइमरी करंट कहते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो करता है उसको सेकेंडरी करंट कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम के जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा करंट वगैरह फ्लो करता है, जो भी वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन होती है ना, वो टोटली बेस्ड होती है कितना ज़्यादा आपने नंबर ऑफ टर्न्स रखते हो सेकेंडरी साइड पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे किसी कोर के ऊपर, या जैसे हम देखते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन कोर मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर अगर हम बाइंडिंग्स कर देते हैं तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लॉसेज होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, इस कोर मटेरियल की वजह से पूरा का पूरा आपको मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी टर्म्स में आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड हो जाता है और लॉसेस कम होते हैं। तो बेसिकली कोर मटेरियल का इसलिए यूज किया जाता है कि इफिशियंटी जो होता है ट्रांसफार्मर की वो बढ़ जाए। ठीक, अब ये क्या होता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी साइड में वो डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज आउटपुट में मिलने वाला है वो हाई होगा या लो होगा। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है सेकेंडरी साइड में जो टर्न्स है। ठीक है, अब हमें स्टेप अप स्टेप डाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दोस्तों जैसे हमारे घरों में बहुत छोटे छोटे चार्जर वगैरह होते हैं, बहुत 5 वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट पे चलना होता है, तो उसको वोल्टेज जो भी हमारा वोल्टेज आता है 220 वोल्ट उसको स्टेप डाउन करके फिर उसमें हम रेक्टिफायर वगैरह लगा के डीसी वोल्टेज जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एसी करंट पे काम करता है, डीसी करंट पे नहीं काम करता। ठीक है, डीसी करंट की वजह से स्टैटिक करंट फ्लो करता है। ठीक, तो एसी के लिए हमेशा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो स्टेप डाउन से ही पता चल रहा है कि हमें वोल्टेज जो है ना स्टेप डाउन करनी है, मतलब वोल्टेज हमें लो करनी है। ठीक है, तो वोल्टेज इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं प्राइमरी कॉइल में वो ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको सिग्नल पॉपअप हो रहा है जो कि पहले में ज़्यादा है, दूसरे में वोल्टेज कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमें वोल्टेज आउटपुट में चाहिए होता है ना, यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न्स से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें आउटपुट अपन इनपुट का जो वोल्टेज रेशियो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स इज सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो इससे हम डिजायर्ड आउटपुट अपना कैलकुलेट कर सकते हो, हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी रखनी है वो सारा चीज़ यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो करंट का रेशियो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, जो करंट जो नंबर ऑफ टर्न्स अगर पहले वाले में ज़्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो करेगा, और जो नंबर ऑफ दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसमें हाई करंट फ्लो करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो पावर जो आउटपुट पावर है और इनपुट पावर है ना वो इक्वल रहे। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही मैजिकल डिवाइस है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे जो मान लो कि हमारे पास एक 10 वोल्टेज का सिग्नल, ठीक है, और हमारा अब नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, तो इसका जो वोल्टेज है ना वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, जबकि करंट जो है ना 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पावर जो है ना आउटपुट पावर और इनपुट पावर इक्वल रखनी है, इसका मेन पर्पज यही होता है। लेकिन क्या होता है कि कोर मटेरियल्स हम जो यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कुछ लॉसेस हो जाते हैं, कुछ एडी करंट लॉसेस होते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स पूरी तरह से पास नहीं हो पाते, उसकी वजह से कुछ लॉसेस होते हैं कोर मटेरियल्स हम जो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक तरीका, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को लो करती है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न जो होता है सेकेंडरी का वो कम होता है। ठीक है, और अगर हमें लो वोल्टेज चाहिए तो हमें करंट ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि हमारा जो पावर आउटपुट और इनपुट पावर का जो रिलेशन है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, देयर इज नो लॉसेस ऑफ पावर। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल स्टेप डाउन का अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें आपको पता चला है स्टेप अप से ही पता चल रहा है कि जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी वो हायर वोल्टेज मिलेगी रेदर टू द प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, टोटली डिपेंड अपॉन द वोल्टेज विच यू रिक्वायर्ड इन द आउटपुट। ठीक है, और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है ना बिल्कुल सेम होता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड रेशियो टू द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, और सेम प्रोसीजर में आपको करंट को मिल जाएगा जो कि अपोजिट है। अगर आप वोल्टेज आपको ज़्यादा चाहिए तो करंट कम होगा। ठीक है, प्राइमरी में आपको करंट ज़्यादा मिले ताकि आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स से सेकेंडरी कॉइल वो कम है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं तीसरे ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ही सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जो भी वोल्टेज आपको इनपुट में मिलता है वो सेम वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इनके बीच में आइसोलेशन होता है। जो भी आपको इनपुट में जो भी आप इनपुट दोगे वो बिल्कुल अलग होगा जो कि आपको आउटपुट मिलेगा, कोई बीच में कंडक्शन टाइप का नहीं होगा। ठीक है, और जो भी नॉइज़ वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक, और इसमें क्या होता है कि आपको ना एक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है जिसका दोनों का जो न्यूट्रल होता है ना, जो कि वो कनेक्ट नहीं होता आपस में। ठीक है, जो तो आप अगर आउटपुट का इसमें टच करते हो उसको ग्राउंड नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको करंट नहीं मारता। ठीक, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल कोई कंडक्टिव मटेरियल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सिर्फ इसका इंडक्शन के थ्रू इसमें जो सेकेंडरी साइड का जो ग्राउंड होता है ना, वो जो न्यूट्रल होता है ये बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये प्राइमरी साइड का ग्राउंडेड सिस्टम होता है जो कि सेकेंडरी साइड का नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि प्राइमरी ये स्टेप अप स्टेप डाउन और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो पहले केस में क्या किया होगा, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स दोनों इक्वल लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो पहला ग्राफ है दूसरा ग्राफ है बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो 10 वोल्ट की आपको सिग्नल दिख रही है प्राइमरी साइड में, वही आपको आउटपुट में 10 वोल्ट की सिग्नल दिख रही है। ठीक है, ये हो गया, देख रहे हो रेशियो 1:1 लिखा है ना, तो जो भी आपको इनपुट में रहेगा वही आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो दो आपको इंडक्टर टाइप का आपको बैंडिंग दिख रहा है और उसके बीच में एक वैरायटी मटेरियल दिख रहा है। ये मैंने ट्रांसफार्मर यूज़ किया है जो कि रेशियो 1:1 का है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे वोल्टेज अगर डिक्रीज़ करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले का रेशियो तो 1 रखा है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि दूसरे का रेशियो मैंने दूसरे का जो एक्चुअली रेशियो ही चेंज कर देता हूँ, 1:0.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो 1:0.5 करूँगा तो जो सेकेंडरी साइड में मुझे वोल्टेज है, मैंने 10 वोल्ट का दिया है, तो सेकेंडरी साइड में मुझे 5 वोल्ट का आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे काम करता है ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब मैं आप दिखाता हूँ कि अगर मुझे वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे बढ़ाना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसको 20 वोल्ट कर दूँ, तो 1:2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहले मेरी ये इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज, जिसकी आउटपुट वोल्टेज 20 वोल्ट की होगी। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है हमारा जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसमें जो करंट आपको दिखेगी ना, वो जैसे आपने करंट बढ़ा दिया दूसरी साइड में तो इसका करंट जो है कम होगा, पहले वाले का करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ताकि हमारा इनपुट आउटपुट जो पावर होती है वो बिल्कुल सेम होती है। पावर बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक, ये बेसिक चीज़ है, हमें सबको पता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर DC वोल्टेज यूज कर लेता हूं तो क्या देख रहे हो कि आप करंट फ्लो कर रही हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट होती है जब फ्लक्चुएटिंग करंट फ्लो करता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आपको सेकेंडरी साइड पे करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। अगर आपको कोई क्वेरी कमेंट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।